ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ, ये आर्टिकल, एडिटोरियल, ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। प्रोत्साहन की प्रतीक्षा में छोटे उद्यम, और एक गौरव वल्लभ के द्वारा लिखा गया आर्टिकल। ये आपको मालूम होगा, पहले कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यदि समावेशी विकास के विकल्पों पर विचार करें तो सबसे प्रमुख विकल्प सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई के रूप में सामने आता है। यदि भारत इस दशक में एमएसएमई क्षेत्र का अपेक्षित रूप से कायाकल्प करे सके तो विकास को समावेशी बनाने में बड़ी सहायता मिलेगी। एमएसएमई परिदृश्य पर दृष्टि डालने से इस क्षेत्र की भूमिका और इससे संबंधित संभावनाएं प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती हैं। इस समय देश में 6.34 करोड़ छोटे उद्यम सक्रिय हैं और इनके जरिए 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है और वे जीडीपी में 30% से अधिक का योगदान कर रहे हैं। ये थाईलैंड और स्वीडन की आर्थिकी के बराबर है। इसके बावजूद इस क्षेत्र की संभावनाओं को अभी तक पूरी तरह से भुनाया नहीं जा सका, क्योंकि कई अवरोध उनकी राह रोके हुए हैं। आगामी बजट को इन अवरोधों को दूर करने की दिशा में समुचित उपाय करने चाहिए। और देखिए, बजट की बात करें तो हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। एमएसएमई की राय में सबसे बड़ी बाधा वित्तीय संसाधनों तक पहुंच है, पैसे तक। यूके सिन्हा समिति के अनुसार ये इकाइयां करीब 240 से 300 अरब डॉलर की फंडिंग की कमी से जूझ रही हैं। अनस्टर्ड एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में एमएसएमई की कर्ज तक पहुंच केवल 14% है, जबकि चीन में यह 37 और अमेरिका में 50% तक है। ऐसे में जर्मनी का KfW मॉडल भारत के लिए कारगर साबित हो सकता है। यह सरकारी स्वामित्व वाला एक विकास बैंक है जो क्रेडिट गारंटी और तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए वाणिज्यिक बैंकों के जरिए द्वितीयक स्तर पर काम करता है। इस मॉडल में ऋणदाता के स्तर पर जोखिम घट जाता है, तो निजी क्षेत्र को निवेश प्रोत्साहन मिलने के साथ ही न्यूनतम नाकामी दर के साथ नवाचार भी बढ़ता है। भारत भी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज यानी CGTMSC का दायरा बढ़ाकर इस मॉडल से लाभ उठा सकता है। डिजिटल मंचों के माध्यम से भी एमएसएमई की वृद्धि को पंख लगाए जा सकते हैं और भारतीय एमएसएमई द्वारा डिजिटल प्रणालियों को अपनाने की दर केवल 20% है, जबकि ताइवान में यह 91 और सिंगापुर में 95% तक। रेड सी के अनुसार भारत में करीब 6.5 करोड़ एमएसएमई में से 77 लाख ही खुद को डिजिटल स्तर पर ढाल पाए हैं। उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धा क्षमताएं बढ़ाने की दृष्टि से डिजिटल कायाकल्प अपरिहार्य हो गया है। सिंगापुर ने सब्सिडी, प्रशिक्षण और समाधान प्रक्रियाओं की सहायता से डिजिटल विस्तार को 95% तक बढ़ाने में सफलता हासिल की है। जापान ने भी इस दिशा में टेक्निकल सेंटर्स स्थापित कर अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत को भी आईटी कंपनियों के साथ मिलकर 100 डिजिटल एंड ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर्स बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ये उपाय बताए जा रहे हैं, एक कर सकते हैं, तो इससे एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा मिल रहा है। इन्हें जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, कहीं निबंध लिख रहे होंगे, तो इनका उल्लेख वहां आप लोग कर सकते हैं। बाजार तक पहुंच भी एमएसएमई के लिए बाधा बनी हुई है। निर्यात में 49% की हिस्सेदारी के बावजूद ये उद्यम वैश्विक वैल्यू चेन में अपेक्षित रूप से लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और इस स्थिति को सुधारने के लिए भारत को निर्यात विकास कोष की स्थापना करनी चाहिए और साथ ही बाजार से जुड़ी सूचनाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी उपयोगी रहेगा और जिसमें विदेशी व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT पोर्टल जैसे टूल की मदद ली जा सकती है। इससे प्राप्त सूचनाओं से जरूरतमंद उद्यमों की आवश्यकताओं की तत्काल पूर्ति में सहायता मिलेगी। अमेरिका में ऐसी ही व्यवस्था है और इससे आप देखते हैं कि तत्काल ऋण मंजूरी और व्यापक वित्तीय समावेशन की स्थिति सुधरती है और भारत में भी निर्यात केंद्रित एमएसएमई के लिए उचित आधार तैयार कर वैश्विक बाजार पर उनकी बेहतर पहुंच बनाई जा सकती है। देखिए, निर्यात का मतलब होता है कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है आप कुछ खरीद रहे हैं। सुगम आप देखते हैं कि कर और एवं अनुपालन व्यवस्था से एमएसएमई पर प्रशासनिक बोझ घटने के साथ ही उन्हें संगठित बाजार में स्वयं को सुगठित करने में प्रोत्साहन मिलेगा। अभी उन उद्योगों को जीएसटी फाइल से लेकर आयकर ब्यौरा देने जैसी जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और जिससे उनकी परिचालन लागत बढ़ती है। इसमें ब्राजील के
सिंपलेस कार्यक्रम से सीख ली जा सकती है, जिसके जरिए एकीकृत तंत्र बनाया जाए और जिससे सरलीकृत दरों और पूर्ण नियोजित प्रतिवेदन जैसे प्रावधानों की सुविधा आप देखते हैं कि क्या सुविधा उपलब्ध हो और इसमें एक ही बार में सभी मानकों की पूर्ति संभव हो। जीएसटी सहज और उद्यम पंजीकरण जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म भी ऐसी सुविधाओं को नया आयाम प्रदान कर सकते हैं। संक्रमण अवधि में भी इन उद्यमों को सहारा देने की पर्याप्त व्यवस्था करनी होगी और इससे उनकी वृद्धि के साथ ही आर्थिकी में उनका समावेशन सुगम होगा और रियल टाइम निगरानी में से भी उनकी विभिन्न समस्याओं पर नजर रखते हुए उनके यथासंभव समाधान के प्रयास किए जाएं। जैसे सिडबी के एमएसएमई पल्स के जरिए कर्ज का प्रभाव तो डीजीएफटी के माध्यम से बाजार तक पहुंच और निर्यात प्रदर्शन को सुधारा जा सकता है और कौशल विकास की कड़ी को भी मजबूत करना होगा। ऐसे उपायों को प्रभावी रूप से अमल में लाने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एक उच्च अधिकार प्राप्त एमएसएमई ट्रांसफॉर्मेशन काउंसिल गठित की जानी चाहिए और नियोजन से लेकर आप देखते हैं कि क्रियान्वयन तक ऐसे निकाय की जिम्मेदारी तय करनी भी जरूरी है। और निसंदेह इन उपायों को आजमाने से कुछ खर्च बढ़ेगा मगर हम उनसे मिलने वाले फायदों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एमएसएमई से जुड़ी मलेशिया की योजना प्रमाण है कि ऐसे उपाय फलदायी सिद्ध होते हैं और इनके जरिए 2018 से 2023 के दौरान मलेशिया की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 32% से बढ़कर 38% हो गया है। यदि भारतीय आवश्यकताओं के अनुरूप ढालकर ऐसे उपाय अपने देश में किए जाएं तो $5 ट्रिलियन की आर्थिकी के लक्ष्य को पाने में बड़ी मदद मिलेगी और इससे सरकारों वित्तीय संस्थाओं उद्योग संस्थाओं में उचित समन्वय की आवश्यकता होगी। बजट इसकी शुरुआत के लिए एक आदर्श मंच हो सकता है। लेखक फाइनेंस के प्रोफेसर और भाजपा के नेता गौरव वल्लभ हैं, इनके द्वारा लिखा गया। अब देखिए एमएसएमई सेक्टर की क्या समस्या है, उनका समाधान क्या हो सकता है, ये सब बताया जा रहा है ना। यही तो आपको आंसर राइटिंग में लिखना है, निबंध में लिखना है, समझ रहे हैं। अंबेडकर की आड़ में स्वार्थों का ये आप देखते हैं कि संधान, ये आप देखते हैं कि पिछले कुछ महीनों से देश में संविधान पर खूब चर्चा हो रही है और 3 डेटे आप लोग जरूर रखिएगा। एक तो आप देखते हैं कि 15 अगस्त 1947 को आपको आज़ादी मिली थी, तो 15 अगस्त को आप लोग आज़ादी का दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 में आपका संविधान अंगीकृत हो चुका था, तो 26 नवंबर को हर साल आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। 1949 की बात कर रहा हूँ। 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान आ चुका था, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था, गणतंत्र के रूप में स्थापित हो चुके थे। तो 26 जनवरी को हर साल आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं और आप देखते हैं कि लेकिन यह सतही है क्योंकि भारत के संविधान की सराहना तो पूरे विश्व में हुई है। इसे स्वतंत्रता आंदोलन के समर्पित सेनानियों ने जन आकांक्षाओं और अभिलाषाओं की गहरी समझ के साथ तैयार किया है और इसको शब्द देने के लिए जिस अप्रतिम प्रतिभा की आवश्यकता थी वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के व्यक्तित्व मिली। भावी पीढ़ियां और इतिहास उनका ऋणी रहेगा। देश का यह सौभाग्य था कि इस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर उपलब्ध थे। गांधी जी ने से उनके मतभेद थे, पंडित नेहरू और उनकी पार्टी उनको पसंद नहीं करती थी, लेकिन उस समय के राजनीतिक पटल पर स्वार्थ अनुपस्थित था। हर तरफ देशवासियों और भारत के भविष्य की चिंता थी। लोगों को एक सम्यक मानवीय जीवन प्रदान करने का लक्ष्य ही हर तरफ लगभग सभी दलों और नेताओं का ध्यान आकर्षित कर रहा था। यदि राजनीति में आज ऐसी तल्खी हर और बिखरी होती तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं बन पाते। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व उस समय उपस्थित थे जो प्रतिभा का सम्मान करना जानते थे और देश हित को दलगत हित के रूप में दलगत हित से ऊपर मानते थे। उस समय आप देखिए जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, मतभेद थे, उनके मनभेद नहीं था और इसीलिए तो आप देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू के बीच नहीं बनता था। लेकिन जब नेहरू की पहली मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो भीमराव अम्बेडकर साहब को कानून मंत्री बनाया गया, उन्हें संविधान का पिता भी कहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के उप प्रधानमंत्री बने, देश के पहले गृह मंत्री भी बने। संविधान के निर्माण में एक युग की सोच समझ और वैचारिक सामूहिकता का योगदान रहा, इसी कारण वह इतना सशक्त बन सका। हालांकि एक ऐसा काला अध्याय भी भारत के संविधान से जुड़ा जिसे इतिहास कभी भुला न पाएगा। 1975 से 77 के दौरान न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए संविधान के शब्दों को ही नहीं उसके आत्मा तक को तहस नहस कर दिया, या उस दल ने किया जो स्वतंत्रता आंदोलन का सारा श्रेय स्वयं लेना चाहता रहा है। या आप देखिए कि कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी के समय जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था ना 1975 से 77 तक, उसी की बात हो रही है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही गई है। और आप देखेंगे कि यह उस दल ने, आप देखिए
उसने इसके लिए इतिहास के तत्वों के साथ छेड़छाड़ करने में कोई शर्म महसूस नहीं की। आज वही दल खुद को संविधान का सबसे बड़ा रक्षक बताने का दावा कर रहा है। क्या भारत के संविधान निर्माण में पंडित मदन मोहन मालवीय और रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी तथा अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वैचारिक योगदान नहीं था? और आप देखिए, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अथक परिश्रम भुलाया जाना चाहिए? ये क्या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बौद्धिकता को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और इन मनीषियों ने भारत के संविधान के भविष्य को बचाने के लिए और उसे संगठित और समग्र बनाने के लिए सोशलिस्ट तथा सेकुलर शब्दों को अमुक में आने नहीं दिया था। आपातकालीन में इन दोनों शब्दों को संविधान में जोड़ना इन महामानवों का घोर अपमान ही था। संविधान के प्रति श्रद्धाभाव का प्रकटीकरण सही मायने में इन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भी प्रकटीकरण है। डॉक्टर अंबेडकर और उनके जिन सहयोगियों ने संविधान सभा में बैठकर देश के भविष्य का मार्ग निर्धारण किया, वे निश्चित ही विशेष कृतज्ञता के अधिकारी हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने देश को जोड़ने का प्रयास किया, अन्याय से हर किसी को मुक्त करने का मार्ग सुझाया। उन्होंने सिखाया कि प्रत्येक मनुष्य हर दूसरे मनुष्य को अपने समकक्ष स्तर पर आदर और सम्मान प्रदान करे। वे लोग जो जाति, उपजाति या किसी भी अन्य आप देखिए प्रकार के वर्गीकरण द्वारा उनका नाम लेकर अपने पक्ष में कुछ मतदाता बढ़ा लेने का प्रयास करते हैं, उन्हें सुसंस्कृत नहीं माना जा सकता है। भले ही वे किसी भी पद पर हों, ऐसे लोग समाज के हितैषी तो नहीं माने जाएंगे। जिस देश की संस्कृति ईश्वर, अंश, जीव, अविनाशी का संदेश देती हो, जहां आयु और अनुभव के प्रति आदर और सम्मान करना बचपन से ही सिखाया जाता रहा हो, वहां डॉक्टर अंबेडकर जैसे पवित्र नाम का उपयोग शुद्ध राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जाना किसी बड़े सांस्कृतिक पतन की ओर इंगित करता है। संविधान निर्माता जानते थे कि सत्ता के आने से और उसके द्वारा प्राप्त अधिकार, सुविधाओं तथा धन संग्रह की संभावनाएं व्यक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव अवश्य डालेंगी। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान का अंतिम प्रारूप स्वीकृति के लिए संसद में प्रस्तुत किया गया, तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो भाषण दिया वह सदियों तक लोगों का ध्यान आकर्षित करता रहेगा। उन्होंने कहा था कि जिस देश का कल्याण उस रीति पर निर्भर करेगा जिसके अनुसार देश का प्रशासन किया जाएगा। देश का कल्याण उन व्यक्तियों पर निर्भर करेगा जो देश पर प्रशासन करेंगे। यह एक पुरानी कहावत है कि देश जैसी सरकार के योग्य होता है वैसी सरकार उसे प्राप्त होती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश में सांप्रदायिक भेद, जातिगत भेद, भाषा तथा प्रांतीयता के भेद और इसी प्रकार के अन्य भेदों का भी उल्लेख किया। उन्होंने अपेक्षा की कि इसके लिए हमें ऐसे दृढ़ चरित्र व्यक्तियों, दूरदर्शी लोगों और ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो छोटे छोटे समूहों और क्षेत्र के लिए पूरे देश के हितों का परित्याग ना करें और जो इन भेदों से उत्पन्न हुए पक्षपात से परे हों। हम केवल आशा ही कर सकते हैं कि इस देश में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे। अफसोस कि आज देश में हमें ऐसे लोग आवश्यक संख्या में नहीं मिल रहे हैं। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए देश हित को पीछे छोड़ने वाले देश की प्रगति और विकास के रास्ते अवरोधक बन रहे हैं। लेखक प्रधानमंत्री स्मारक ग्रंथालय में फेलो हैं, इनका नाम है जगमोहन सिंह राजपूत। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। एक कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं एक तरह से, आप देखेंगे। और मैंने कहा ना, देखिए आज के समय में 1 पे 11 सब हैं। किसी नेता से आप नैतिकता की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और हमारे देश की राजनीति आप देख कर देखिए ना, सब बराबर आप देखें कर रहे हैं, कोई किसी के नाम पर, कोई किसी के नाम पर। तो आप लोग तो बड़े न्यूट्रल रहा करिएगा, ठीक है। आपको किसी का ज्यादा पक्ष नहीं लेना है। धर्म, ऊर्जा। ये धर्म कोई दीप ना होकर सूर्य की भांति है। यह बिना किसी भेदभाव सबको आलोक एवं मंगल बांटता है। धर्म जीवन का अभिन्न अंग है। इसके अस्तित्व को नकारने का अर्थ है अपने अस्तित्व को नकारना। दुनिया में असंख्य लोग सबसे गहरी श्रद्धा के साथ जिसे पूछते हैं वह धर्म ही है। धर्म ही कामधेनु है, धर्म ही कल्पतरु है। और जिसने धर्म को सही रूप में स्वीकार कर लिया उसने जीवन की सर्वोच्च निधि को प्राप्त कर लिया। कई बार आप देखते हैं धर्म को कर्तव्य से जोड़ देते हैं। आप लोग कह देते हैं ना कई बार कि अपना धर्म निभाइए, अपना पिता होने का धर्म निभाइए, बेटा होने का धर्म निभाइए। भारतीय संस्कृति का आत्मा धर्म है। यहाँ अनेक धर्म पुष्पित एवं पल्लवित हुए हैं। धर्म ना तो पंथ मत संप्रदाय है, ना धर्म के नाम पर पुकारी जाने वाली पुस्तकें ही धर्म है। धर्म बहुत व्यापक है। धर्म को सत्य करना अहिंसा है, आत्मशुद्धि का साधन है। महाकुंभ भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रतीक है जो दुनिया को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। यह दुनिया भर में सनातन धर्म की महत्ता को दिखाता है। यह सनातन धर्म का सबसे अहम और पवित्र आयोजन है और जिसमें शामिल होने से मोक्ष मिलता है, आत्मा की शुद्धि होती है, आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं, पाप धुल जाते हैं। धर्म की पुकार सदियों से इंसानों को एक स्थान पर खींचती आई है। भारतीय मनसा में धर्म केवल ईश्वरीय आस्था ही नहीं, वह वैश्विक व्यवस्था है, सृष्टि का सार्वभौम नियम है, जीवन पद्धति है। धर्म मजहबी विश्वासों का या फिर बंधन नहीं है।
वह आंतरिक विकास है और आनंदमयी चेतना का स्पंदन है। धर्म वह आचार संहिता है जिसमें सबका अभ्युदय निहित है। धर्म मनुष्यता का मंत्र है, उन्नति का तंत्र है, पशुता को मनुष्यता में रूपांतरित करने का ही अंत है। धर्म एक मर्यादा है, वह जीवन को मर्यादित करता है। धर्म उत्कृष्ट मंगल है और समस्त विघ्न बाधाओं कष्टों का निवारक एवं सिद्धिदायक है। यह विश्व शांति का अमोघ साधन है। आप सभी जानते हैं प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, वहाँ महाकुंभ हो रहा है, उसी की बात हो रही है, उसी के संदर्भ में लिखा गया। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। किससे लगती है? नेपाल से लगती है। और अगर हम लोग राज्यों में बात करें तो बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये आप देखेंगे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तर प्रदेश और जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। चलिए आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर दिया करिएगा। जल्द हो जनगणना। देखिए जनगणना की बात करें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में शुरुआत हुई थी और व्यवस्थित होने में जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय से शुरुआत हुई थी। हर 10 साल में होती है ना, 2021 में होनी थी लेकिन कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाई। यह अच्छा है कि मोदी सरकार जनगणना कराने की तैयारी कर रही है। इसमें और देरी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि कोविड महामारी और फिर लोकसभा चुनाव के कारण पहले ही बहुत देर हो चुकी है और इसके चलते नीतियों का निर्माण 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही हो रहा है। अब 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही हम लोग चल रहे हैं, नए आंकड़े हमारे पास नहीं है। सरकार के सामने समस्या केवल यह नहीं है कि जनगणना शीघ्र कराई जाए, उसके सामने समस्या यह भी है कि जाति आधारित जनगणना की विपक्षी दलों की मांग का सामना कैसे किया जाए। जाति आधारित जनगणना कहने का मतलब है कि जातियों की जनगणना हो कि इस जाति की संख्या इतनी है, इस जाति की संख्या इतनी है। और अंतिम बार 1931 में आंकड़े जारी किए गए थे। 2011 में भी जाति आधारित जनगणना हुई थी लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। और आप देखिए विपक्षी दल विशेष रूप से कांग्रेस न केवल जाति आधारित जनगणना पर जोर दे रही है बल्कि इसे लेकर सरकार पर दबाव भी बना रही है। सरकार को इस दबाव का प्रतिकार करना होगा क्योंकि जातीय जनगणना की मांग केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के इरादे से की जा रही है। जाति जनगणना का उद्देश्य समाज को चुनावी लाभ के लिए जातियों में गोलबंद करना और जातिगत आरक्षण को तूल देकर आप देखते हैं कि वोट बैंक की राजनीति को धार देना है। यह सही है कि भारतीय समाज जातियों में विभाजित रहा है लेकिन अब यह विभाजन लगातार कम होता जा रहा है। तब जाति जनगणना कराकर जाति की राजनीति करने वालों को सामाजिक विभाजन का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। इसलिए और भी नहीं क्योंकि जाति की राजनीति करने वाले जातीय विमनस्य को भी इसमें आप देखिए जातिगत जनगणना से केवल विभाजनकारी, या आप देखेंगे कि जातिगत जनगणना से केवल विभाजनकारी प्रवृत्तियों के सिर उठाने का ही खतरा नहीं है, यह एक बेहद जटिल काम भी है। और इसलिए 2011 में मनमोहन सरकार ने जाति जनगणना कराने के बाद भी उसके आंकड़े सार्वजनिक करना सही नहीं समझा। और तथ्य यह भी है कि स्वतंत्रता के बाद जातीय जनगणना की आवश्यकता नहीं समझी गई। जाति जनगणना इसलिए आसान नहीं है क्योंकि कई ऐसी जातियां हैं जो आप देखते हैं कि जिनकी एक राज्य में सामाजिक और आर्थिक हैसियत दूसरे राज्य से बिल्कुल भिन्न है। इतना ही नहीं, कहीं उनकी गिनती अनुसूचित जाति में होती है तो कहीं पिछड़ी जाति में होती है। जाति जनगणना के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि पिछड़ेपन का एकमात्र आधार जाति है। एक समय ऐसा था लेकिन हालात बदल चुके हैं। आज शहरों में किसी को इससे मतलब नहीं है कि कौन सी किसकी जाति है। जातिगत जनगणना कराने का मतलब होगा देश को फिर से जातीय विभाजन की ओर ले जाना और इससे बचने में ही समझदारी। आज आवश्यकता तो यह पता लगाने की है कि किसकी आर्थिक हैसियत कैसी है। जनगणना के जरिए यह काम अच्छे से किया जाना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का उत्थान करने वाली सटीक नीतियां बनाई जा सकें। आज के युग में आर्थिक उत्थान की ही समग्र विकास की पूंजी है और आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वतः ही सशक्त हो जाता है। एक बात और कही जाती है, जो लोग इसका पक्ष लेते हैं वो कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना हुई तो भैया मालूम चलेगा किस जाति की क्या संख्या है, क्या उसे प्रतिनिधित्व मिल रहा है, क्या हिस्सेदारी मिल रही है, उसका पिछड़ापन है तो उसके लिए क्या योजनाओं की जरूरत है, सरकार कदम उठा पाएगी। और जब पशु पक्षियों की जनगणना हो सकती है तो जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो सकती है। और जो लोग विरोध करते हैं वो कहते हैं कि आपसी वैमनस्य बढ़ेगा कि हमारी जाति इतनी, हमारी जाति इतनी, आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी, तो वो विरोध करते रहते हैं। और आपको एक बात बता दूं कि देखिए जब जो सत्ता में होता है उसके विचार कुछ और होते हैं, जब विपक्ष में जाता है कुछ और विचार हो जाते हैं। आप देखिए कांग्रेस को
इसने जातिगत जनगणना करवाई थी लेकिन आंकड़े जारी नहीं किए थे। और आप सोचिए बीजेपी एक समय जातिगत जनगणना की बड़ी सपोर्टर थी, आज वो करवा नहीं रही है। तो वही हाल है। खनन क्षेत्रों का सर्वेक्षण, यह किसी से छिपा नहीं कि उत्तराखंड में राजस्व का एक प्रमुख स्रोत खनन है। चालू वित्तीय वर्ष में ही खनन से 686 करोड़ रुपए का राजस्व सरकार को मिल चुका है और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इसके 1000 करोड़ पार पहुंचने की संभावना है। बावजूद इसके खनन को केवल राजस्व प्राप्ति ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय प्रभाव के से भी देखने की जरूरत है। विभिन्न हिस्सों में जिस बेतरतीब ढंग से खनन हो रहा है उससे चिंता व चुनौती है, दोनों ही बढ़ा दिए हैं। न्यायालय से लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। असल में उत्तराखंड पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील है और हर साल ही मानसून में भूस्खलन, नदियों की बाढ़ से राज्य जूझता है। यही नहीं, भूकंपीय दृष्टिकोण से उत्तराखंड का अधिकांश क्षेत्र संवेदनशील एवं अति संवेदनशील जोन 4 और एवं 5 के अंतर्गत है। ऐसे में अनियोजित ढंग से होने वाले खनन के कारण चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। यज्ञ पर्वतीय क्षेत्र से आने वाली नदियां अपने साथ बड़े पैमाने पर रेत, बजरी, पत्थर लेकर आती हैं। ऐसे में इसका विज्ञान सम्मन चुगान होना आवश्यक है, लेकिन जब यह नहीं होता तो स्थिति विकट हो जाती है। ऐसे में उप खनिज का वैज्ञानिक ढंग से चुगान अथवा खनन जरूरी है। इसके साथ ही CBRI समेत अन्य राष्ट्रीय संस्थानों को निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का वैकल्पिक भी तलाशना होगा। यह भी कुछ विकल्प तलाशे भी गए लेकिन ये आमजन की पहुंच से बाहर है। चलिए एक बार उत्तराखंड को देख लीजिए। देखिए ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। उत्तराखंड कब की बात है? 9 नवंबर सन 2000 की। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। 53,483 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, देख रहे हैं आप लोग। और ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात करें तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। बेटियों की सुरक्षा का सवाल, केरल के पथानामटिका जिले में एक दलित खिलाड़ी ने आरोप लगाया कि उसके साथ 5 वर्षों में कोच, सीनियर खिलाड़ी, कुछ रिश्तेदारों समेत 62 लोगों ने विभिन्न स्थानों पर दुष्कर्म किया है। ये आप देखिए, ये है केरल। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इस तरह की जब जब घटनाएं आती हैं तो आप देखते हैं कि जो हम विकसित भारत होने की बात करते हैं ना, विश्व गुरु की, वो उस पर काला धब्बा है एक तरह से। या आप देखिए कर्नाटक, तमिलनाडु से इसकी क्या सीमा लगती है। और आप देखेंगे पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजेंद्र लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 140 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं। 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पीड़िता के साथ कम से कम 5 बार सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया। वह 2 महीने पहले ही 18 वर्ष की हुई थी। इस मामले में अब तक 44 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। देश में बच्चियां विकृत मानसिकता वाले पुरुषों की वजह से भी शिक्षा के मंदिर, ट्यूशन, बस और पार्क और घर कहीं भी सुरक्षित नहीं है। केरल में हर साल बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। वर्ष 2024 में केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। इसके मुताबिक 21% मामले ऐसे थे जिनमें बच्चे घरों में और अपने परिचितों से यौन शोषण का शिकार हुए। रिपोर्ट में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत 4,663 मामलों का विश्लेषण किया गया और जिसमें सबसे अधिक 988 21% घटनाएं बच्चों के घरों में और 725 यानी कि 15% आरोपियों के घरों में और 935 20% घटनाएं सार्वजनिक स्थानों पर हुई हैं। बच्चियां अक्सर अपने साथ हुए दुष्कर्म के बारे में रिपोर्ट करने में अक्षम होती हैं क्योंकि ज्यादातर मामलों में परिवार का सदस्य या कोई परिचित ही होता है। इसके बारे में वे अपने माता पिता से भी बात नहीं करती हैं और यौन शोषण के आघात को जीवन भर सहती रहती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार यौन शोषण के शिकार 88% बच्चे घबराहट की गिरफ्त में आ जाते हैं। बचपन में यौन शोषण के शिकार होने वाले बच्चे तनाव, डर, घबराहट, आत्मसम्मान की कमी सहित कई तरह की मानसिक और शारीरिक समस्या से परेशान रहते हैं। उनकी सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित होती है जिसका प्रभाव उनकी शिक्षा, रोजगार पर पड़ता है। वर्तमान में देश की बेटियां खेल की दुनिया में भारत का मान बढ़ा रही हैं। क्रिकेट से लेकर टेनिस, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और पहलवानी में महिला खिलाड़ियों के नाम ऐसे कई रिकॉर्ड दर्ज हैं। खिलाड़ियों के लिए कोच का बहुत महत्व होता है। कोच खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं और लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करते हैं। वे उन्हें सही दिशा दिखाने और जिससे उनके बेहतर भविष्य का निर्माण होता है। ऐसे में एक खिलाड़ी के कोच द्वारा इस तरह के घिनौने क्रिकेट को अंजाम देने से समाज में नकारात्मक संदेश जाता है और ऐसी घटनाओं से पूरा देश शर्मसार होता है। बेटियां आज देश के समग्र विकास का अभिन्न हिस्सा बन चुकी हैं।
ऐसे में बच्चियों की सुरक्षा से कतई समझौता नहीं किया जा सकता है। और इस तरह के जो भी लोग शामिल होते हैं ना, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए मेरी। और कम से कम मैं कहता हूँ लकीर तो बन जाए कि भाई अगर ये सोचते भी हैं ना तो इतनी तगड़ी सजा आपको मिलेगी। चलिए, ये टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें पढ़ना हुआ कर तो पढ़ सकते हैं आप लोग। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लिया करिएगा। ये बीपीएससी परीक्षा भर्ती प्रक्रिया की साख बचाने की चुनौती, और इसको लेकर आप देखिए पेपर लीक को लेकर बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। ये देखिए बिहार है, पटना इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 243 सीटें हैं। विधान परिषद भी है जिसमें 75 सीटें हैं। राज्यसभा में 16 सीटें हैं। लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगी। और ये कहानी हर राज्य की है। जैसे तैसे आप देखते हैं वैकेंसी निकलती है, पेपर फॉर्म भरे जाते हैं, पेपर होते हैं, पेपर दे के घर नहीं पहुंच पाते हैं बच्चे, और मालूम चलता है पेपर आउट हो गया, पेपर में धांधली हो गई। तो आप देखेंगे कि इसे भी देख लीजिए। और समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे हो सकता है सबको पता है, लेकिन कौन करे समाधान, ये बड़ी बात है। भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं केवल रोजगार का माध्यम नहीं है, एक करोड़ों युवाओं की उम्मीदों, मेहनत और तपस्या का प्रतीक है। एक साधारण किसान से लेकर शहरी मध्यवर्गीय परिवार तक हर किसी के सपनों का केंद्र है यह प्रणाली। परंतु जब इसी व्यवस्था में भ्रष्टाचार, पेपर लीक और प्रशासनिक अनियमितताएं गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, तो यह केवल लाखों छात्रों के सपनों को नहीं बल्कि शिक्षा की नैतिकता को भी खंडित कर देते हैं। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को लेकर उठे विवाद ने इन गहराते संकटों की ओर हमारा ध्यान खींचा है। पेपर लीक और परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था के आरोपों ने यह साबित कर दिया है कि हमारी शिक्षा और परीक्षा प्रणाली कितनी कमजोर नींव पर खड़ी है। छात्रों का आक्रोश और उनकी मांग केवल इस परीक्षा के दोबारा आयोजन तक सीमित नहीं है। वे यह सवाल भी कर रहे हैं कि कब तक ये अनियमितताएं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेंगी। यह स्थिति केवल बीपीएससी तक सीमित नहीं है। भारत में लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा इन समस्याओं का सामना कर रही है। प्रश्न पत्र लीक, परीक्षा केंद्रों पर अव्यवस्था, फर्जी परीक्षार्थियों की मौजूदगी और परिणाम में पारदर्शिता का अभाव, ये सभी समस्याएं एक ऐसी परीक्षा प्रणाली की ओर इशारा करती हैं जो केवल नाममात्र की ही निष्पक्षता, योग्यता का आभास कराती हैं। जब परीक्षा में घोटाले होते हैं या पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो यह दर्शाता है कि परीक्षा आयोजन करने वाले अधिकारियों और तंत्र में जिम्मेदारी का अभाव है। छात्रों की मेहनत और समय को तो आघात पहुंचता ही है, साथ ही समाज में भी यह संदेश जाता है कि प्रशासन में पारदर्शिता और ईमानदारी की कोई जगह नहीं है, और बच्चों का मनोबल भी टूटता है। अब देखिए क्या समस्याएं हैं, सब कुछ बता दिया। इसके नकारात्मक प्रभाव है। सबसे बड़ी कीमत इन अनियमितताओं की वह युवा चुकाते हैं जिनके जीवन का हर पहलू इन परीक्षाओं पर निर्भर करता है। सोचिए एक छात्र जिसने दिन रात मेहनत करके अपनी तैयारी को अंतिम रूप दिया हो, वह यह जानकर कैसा महसूस करेगा कि उसकी मेहनत किसी पेपर लीक के कारण व्यर्थ हो गई है। यह केवल मानसिक आघात नहीं बल्कि उनके आत्मविश्वास और उनके भविष्य की योजनाओं पर गहरा प्रहार है। यह समस्या आप देखते हैं कि यह समस्या केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं है रहती, यह समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। ये प्रतियोगी परीक्षाएं उन छात्रों के लिए सामाजिक असमानता से बाहर निकलने का एकमात्र जरिया है, लेकिन जब आर्थिक रूप से समृद्ध और प्रभावशाली वर्ग इस प्रणाली को अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ लेता है तो यह उन गरीब छात्रों के सपनों को चूर चूर कर देता है। कानूनी उपाय, अब उपाय बताए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लागू पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 इस दिशा में एक साहसिक कदम है। यह कानून न केवल परीक्षा घोटालों में शामिल दोषियों को कठोर दंड का प्रावधान करता है बल्कि यह एक ऐसा तंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है जो परीक्षाओं की अखंडता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करे। 10 लाख रुपए तक के जुर्माने और 5 साल की सजा के प्रावधान ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल कानून बनाकर समस्या का समाधान किया जा सकता है? नहीं, कानून तभी प्रभावी हो सकता है जब प्रशासनिक तंत्र इसे लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। इसके लिए शिक्षा आयोगों, परीक्षा केंद्रों और प्रशासनिक अधिकारियों को जवाबदेह बनाना होगा। अब आप देखिए कानून बड़े बड़े ला दीजिए, अब वो लागू ही ना हो तो क्या मतलब है उनका। सुधार की आवश्यकता। इस संकट का समाधान केवल परीक्षा के दोबारा आयोजन तक सीमित नहीं है, हमें एक दीर्घकालिक और समग्र दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। सबसे पहले परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधारों को लागू करना अनिवार्य है। ब्लॉकचेन
ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से प्रश्न पत्रों को सुरक्षा करना, एआई आधारित निगरानी प्रणाली का उपयोग और डिजिटल प्रश्न पत्र जैसे उपाय इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। लेकिन केवल तकनीकी समाधान पर्याप्त नहीं है, परीक्षा प्रणाली को नैतिक दृष्टिकोण से मजबूत करना भी उतना ही आवश्यक है। एक समस्या है कि एक और पहलू है कि सामाजिक जागरूकता। हमें एक ऐसी संस्कृति विकसित करनी होगी जहां ईमानदारी और योग्यता को सामाजिक मान्यता प्राप्त हो। छात्रों को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। परीक्षा में नकल करने या किसी अन्य अनैतिक माध्यम का सहारा लेने की प्रवृत्ति समाज में इस समस्या को और गहरा करती है। हमें छात्रों को सिखाना होगा कि शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है, बल्कि एक नैतिक समाज के निर्माण का माध्यम है। हालिया आप देखते हैं कि परीक्षा विवाद केवल एक घटना नहीं है, यह हमारी शिक्षा प्रणाली और समाज की नैतिकता के संकट का प्रतीक है। अगर हम इस अवसर को केवल परीक्षा के दोबारा आयोजन तक सीमित रखेंगे तो यह समस्या बार बार हमारे सामने आएगी। हमें इस संकट से सबक लेते हुए अपनी परीक्षा प्रणाली को तकनीक और नैतिक दोनों दृष्टियों से मजबूत करना होगा। यह समय है कि हम परीक्षा प्रणाली को केवल शैक्षणिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि समाज की नैतिक संरचना के प्रतीक के रूप में देखें। इसे पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए तत्काल कदम उठाने होंगे। केवल तभी हम एक ऐसा भारत बना पाएंगे जहां हर छात्र के सपने को उसके मेहनत और योग्यता के आधार पर पंख मिलें। क्या मिले? पंख मिलें। चलिए, आप लोग क्या सोचते हैं? मेरी राय तो ये बोलती है सीधी सी बात कि अगर आप देखते हैं कि कहीं से पेपर लीक होता है, थोड़ा सख्त होना चाहिए, सख्त नियम बनना चाहिए। अगर किसी स्कूल से होता है तो भैया पूरा खर्च स्कूल देगा और उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाएगी, और जो भी उसमें शामिल होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऐसी कड़ी से कड़ी सजा जो एक तरह से आप देखते हैं कि लोग सोचे ना इसके बारे में, तो उनके आप देखते रूह कांप जाए। और जो बच्चे इसमें शामिल होते हैं उन्हें भी कुछ जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, उन्हें भी कुछ सजा तय करनी चाहिए, रखी जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा समाधान निकाला जाना चाहिए, जैसे ईमानदारी से पेपर हो, ईमानदारी से रिजल्ट आए, सब कुछ ईमानदारी से हो, तो भरोसा तो बना रहेगा। कम से कम बच्चों को उम्मीद तो रहेगी कि हम ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो भाई हमारा सिलेक्शन पक्का होगा। बिहार लोक सेवा आयोग की हालिया आयोजित एक परीक्षा में हुए विवाद, उसके परिणाम स्वरूप छात्रों का बड़ा आक्रोश यह दर्शाता है कि हमारी परीक्षा प्रणाली में बुनियादी और संरचनात्मक बदलाव की आवश्यकता है। छात्रों के लिए इस परीक्षा एक अवसर है जो उनके भविष्य की दिशा तय करता है, लेकिन जब यह अवसर अनियमितताओं और कदाचार की भेंट चढ़ जाता है तो यह उनके विश्वास को तोड़ने का कार्य करता है। जब परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, न्याय और उत्तरदायित्व की कमी हो तो यह न केवल एक प्रशासनिक विफलता होती है, बल्कि समाज के उन मूल्यों पर भी हमला होता है जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। छात्र का यह आक्रोश केवल एक परीक्षा को लेकर नहीं है, बल्कि यह एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है जो वे हर परीक्षा में हर बार लड़ते हैं। उनका विरोध केवल पेपर रद्द करने की मांग नहीं है, बल्कि उस व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास है और जिसने उन्हें बार बार आप देखते हैं कि निराश किया है। यह आक्रोश इस बात का प्रतीक है कि वे अपने प्रयासों को मूल्यवान मानते हैं और चाहते हैं कि उनके संघर्ष को निष्पक्ष रूप से आंका जाए। पेपर लीक, सीसीटीवी का ना होना और समय पर पेपर का वितरण ना होना जैसे मुद्दे दर्शाते हैं कि प्रशासन की प्राथमिकताएं कहीं अधिक केंद्रित नहीं है और जिससे छात्रों के भविष्य के प्रति जिम्मेदारी में गंभीर लापरवाही पाई जाती है। छात्रों का यह तर्क सही है कि यदि एक केंद्र के दोष को दूर करने के लिए या आप देखते हैं कि लिए परीक्षा दोबारा से आयोजित की जाती है तो यह उन छात्रों के साथ अन्याय होगा जो अन्य केंद्रों पर भी असमान परिस्थितियों का सामना कर चुके हैं। बिहार लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाएं केवल तकनीकी समाधान ही ना खोजें, बल्कि आप देखते हैं कि पूरे परीक्षा तंत्र के संरचनात्मक बदलाव पर भी विचार करें। पेपर लीक, सीसीटीवी का ना होना, सुरक्षा उल्लंघन जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए उन्नत तकनीकी उपायों का उपयोग करना आवश्यक है। परीक्षा केंद्र में निगरानी को मजबूती से लागू करना, समय पर पेपर का वितरण सुनिश्चित करना, प्रश्न पत्र की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना कुछ ऐसे कदम हैं जिनसे न केवल इन समस्याओं से निपटा जा सकता है बल्कि छात्रों के विश्वास को भी बहाल किया जा सकता है। और यह केवल प्रशासन का ही दायित्व नहीं है, वह निष्पक्षता, पारदर्शिता बनाए रखे, बल्कि समाज को भी यह समझना चाहिए कि शिक्षा प्रणाली का सुधार केवल सरकार का नहीं बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां समानता, अवसर की समानता को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। छात्र केवल अंक नहीं बल्कि अपने संघर्ष का मूल्य भी जानते हैं। जब उन्हें यह आभास होता है कि उनके मेहनत का परिणाम को बिना किसी घोटाले या कदाचार के सही तरीके से आंका जा रहा है, तभी समाज और प्रशासन के प्रति उनका विश्वास पुनर्निर्माण होगा। बीपीएससी परीक्षा विवाद का समाधान के लिए पुनर्परीक्षा तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक ऐसा बिंदु है जहां हमें अपने समाज के लोकतांत्रिक मूल्यों और न्याय की धारणा पर पुनर्विचार करने
की आवश्यकता है। क्या हम एक ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जो छात्रों की मेहनत को सही तरीके से आके, जहां भ्रष्टाचार और घोटाले को पूरी तरह से नकारा जाए। यह सवाल केवल बीपीएससी परीक्षा का नहीं बल्कि हर उस प्रणाली का जो हमारे समाज की नींव को मजबूत बनाती है। लिहाजा एक ऐसी व्यवस्था बननी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को एक निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और पारदर्शी शिक्षा प्रणाली मिल सके। मैं आप लोगों से ही पूछता हूं, आप खुद सोच के देखिए, अगर इस तरह से भ्रष्टाचार के जरिए कोई शामिल होता है, कोई परीक्षा में पास होता है, कहीं जाता है, तो वो जाकर ऑटोमेटिक समझिए, ये हकीकत है कि वो भी भ्रष्टाचार वहां जाकर गंदगी फैलाएगा ही, भ्रष्टाचार करेगा ही। वो उसने जो खर्च किया उसका उसे लत लगी हुई है तो वो तो निकालेगा ही। या आप देखिए बिहार की राजनीति की बातें हो रही हैं, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है भैया। प्रयागराज महाकुंभ, सुर्खियां बटोर रही हैं विसंगतियां। तो ये आप देखते हैं प्रयागराज में जो महाकुंभ लगा हुआ है उसी को लेकर बातें हो रही हैं। पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ को देख समझ रहे हैं। ऐसे में किसी भी प्रकार की विसंगति से बचा जाना चाहिए ताकि इसका आयोजन की गरिमा पूरी तरह से कायम रहे। ये उपलब्धियां भी मिल रही हैं। चलिए, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, हम लोग बहुत सारे आर्टिकल इसके आधार पर देख चुके हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।